हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने का एक तरीका है। जिस तरह रेशियो एनालिसिस से हम वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं कंक्लूजन निकालकर, उसी तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैश के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम ये जानते हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ से हमें कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीका है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालाइज करने का। ये जो है फॉर्मेट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट में ये क्या है, इसमें हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कैश के पर्सपेक्टिव से 3 में डिवाइड किया गया है। 3 तरह की एक्टिविटी मानी गई हैं: ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है हम उसे स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लिखते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कौन सा है? जो हमारे अभी टैक्स की कैलकुलेशन से पहले का प्रॉफिट है उसे हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस। ये हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस ये क्या होता है? ऐसे खर्चे जो हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है। कैश का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ऑनलाइन भी पेमेंट किया है तो भी माना जाएगा। नॉन कैश मतलब है कि पे नहीं करने हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन। एक्चुअल में हमारी एसेट डेप्रिशिएट होती हैं लेकिन हमें किसी बाहर पे नहीं करना है। कैश आउट जो है आउटफ्लो नहीं होता है, एक्चुअल में हम अपने ही बुक्स में एंट्री करके रख लेते हैं। तो नॉन कैश का मतलब है हम कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, हम बाहर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस वो हैं जो हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अलावा हो रहे हैं। उसका एग्जांपल की बात करें तो वो ये है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। ये नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि मेन काम जो है बिजनेस का वो कोई प्रोडक्ट बनाना होगा और उसके साथ साथ ये खर्चा हुआ है शेयर या डिवेंचर को इशू करने में। इसी तरह प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी इसी का एग्जांपल है नॉन ऑपरेटिंग का। डेप्रिशिएशन और गुडविल राइट ऑफ है जो, ये दोनों एग्जांपल हैं आपके नॉन कैश के। तो इस तरह हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें क्या जोड़ देना है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, डेप्रिशिएशन, गुडविल को अगर राइट ऑफ किया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं हमारे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व के बारे में यह है, या तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब लिख रहे हैं तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व इसमें पहले से ही ऐड करके लिख दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो आप यहाँ पर भी इसे लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व। और अगर आपकी कोई फिक्स सेट है और उसको बेचने पर आपको लॉस हुआ तो ये ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग चार्ज एक्सपेंस है, इसलिए हमने इसे यहाँ पर ऐड किया है। इस तरह ये सारे एक्सपेंसेस हम ऐड कर लेंगे और फिर सारों को एक साथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर यहाँ ऐड करने के बाद जो अमाउंट आई वो लिख देंगे। इससे आगे फिर हमें क्या करना है? नॉन कैश एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग क्रेडिट्स, ये कौन सी टर्म्स हैं? जो अभी चीज़ें हमने ऐड की हैं ये उसकी अपोजिट टर्म्स होंगी। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हमने ऐड किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हम लेस करेंगे। बैड डेट्स का जो प्रोविज़न है ये भी नॉन कैश होता है, इसे हम ऐड करते हैं, हमने वहाँ लिखा नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर बैड डेट्स का हमने प्रोविज़न बना लिया, उसके बाद उस प्रोविज़न को कम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगा। और हमें किसी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसलिए उसको हमें यहाँ पर
लेस कर देना है। इस तरह जो ये लेस करने वाली अमाउंट है तीनों को कंबाइन करके यहाँ पर हम लेस कर देंगे जो ऊपर ऐड वाली अमाउंट आई है उसमें से। तो ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आया है, इसके बाद अब जो समझने वाली चीज़ है वो है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। करंट लाइबिलिटीज़ अगर हमारी बढ़ती हैं तो हम उसे कैश में ऐड करते हैं। रीज़न क्या है कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़, मान लीजिए हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाते हैं, इसका मतलब हमारे पास कैश आया होगा, इसलिए कैश इनफ्लो हुआ होगा, इसलिए हम इस टर्म को ऐड करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारी करंट एसेट कम होती है तो हम उसे ऐड करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे हमारी करंट एसेट है स्टॉक, अब अगर स्टॉक कम हो जाए इसका मतलब स्टॉक सेल हो गया होगा और उससे जो है हमारे पास कैश आ गया होगा, तो यहाँ पर भी इसे कैश इनफ्लो हुआ होगा, इसलिए इसे ऐड करते हैं। करंट लाइबिलिटी को इंक्रीज़ होना, करंट एसेट का डिक्रीज़ होना हम ऐड करते हैं। उसके बाद इनका डिक्रीज़ होना, एक इसकी जो है रिवर्स कंडीशन, करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़ होना, यानी कि जैसे आपके बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कम हो जाते हैं इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए ये टर्म जो है हमारी लेस की जाती है। इसी तरह अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, असेट हैं, करंट एसेट आपकी बढ़ जाती हैं, करंट एसेट अगर बढ़ जाती हैं तो हम उन्हें लेस करते हैं। इसका क्या रीज़न है? जैसे आपका अगर स्टॉक है, स्टॉक बढ़ जाता है तो स्टॉक के बढ़ने पर आपने कैश पे किया होगा, उसके लिए पेमेंट की होगी, यानी कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए हम इस टर्म को लेस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज़ होना आप ऐड करेंगे, करंट एसेट का डिक्रीज़ होना आप ऐड करेंगे, और इसका अपोजिट जो है वो लेस होता है। ये जो है इसके बाद कैलकुलेशन में हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो हमारा कैश होगा वो हमारे पास आ गया है। इसके बाद हमें इसमें से जो इस साल इनकम टैक्स पे किया गया है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें इनकम टैक्स का अकाउंट बना के और ये फाइंड आउट करना होता है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर हम लेस कर देते हैं। इस तरह हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमें मिल जाता है, और इसे फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब समझते हैं इसके सेकंड पार्ट को, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम जो भी एसेट खरीदेंगे वो चीज़ें ऐड करनी है, और जो हम एसेट बेचेंगे वो लेस करनी है। इसके अलावा इसमें जो टर्म आएगी इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव, ये किस लिए आई है? अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी उन पर इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा तो वो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही माना जाएगा। इस तरह जो अमाउंट आएगी उसमें से हमें लेस कर देनी है अगर हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी है या कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ की है। अगर अपनी किसी सब्सिडरी को हम लोन देते हैं तो वो भी यहाँ पर लेस वाली अमाउंट में जो टोटल में से लेस कर दोगे आप। इस तरह हमारा जो है नेट कैश फ्रॉम या नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है इसका सबसे सिंपल पार्ट है, सबसे जो थोड़ा टिपिकल माना जाता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट है। इन्वेस्टिंग में सिंपली जो आपकी सेल है वो आप ऐड करें और जो परचेज है वो उसमें से लेस कर दें, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप सबसे पहले लिखते हैं
अगर इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर है, तो अगर आपने शेयर या डिबेंचर का इशू करके कोई अमाउंट कलेक्ट की है तो सबसे पहले वो लिखी जाती है। इसके बाद अगर कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, आप उसे ऐड करोगे। इसमें से जो लेस करने वाली अमाउंट है वो है कि आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग को रिपे कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हो, और जो इन पर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया जाता है वो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेस किया जाएगा। डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड ये वो डिविडेंड है जो हमारे शेयर्स पर हम पे कर रहे हैं, यानी कंपनी पे कर रही है। इंटरेस्ट है जो हमारे डिबेंचर्स पर पे किया जा रहा है। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है, और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इस तरह ये हमारा थर्ड पार्ट नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाता है। अब ए, बी और सी जो तीनों पार्ट हैं, यानी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ए बी सी तीनों पार्ट को जोड़कर हमें पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हुआ है। नेट इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट आएगी आपकी तीनों एक्टिविटीज़ का जो बैलेंस है उसको यहाँ पर ऐड करके। इसके बाद हम जो हमारे कैश का ओपनिंग बैलेंस है अगर उसे इसमें ऐड कर दें तो हमें अपने कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर मिल जाता है। ये है हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझा हमने। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन पार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल समझेंगे।